नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ जो चाणक्य स्टडी सेंटर है वो JMR स्टडी का ही एक ब्रांच है, चाणक्य स्टडी सेंटर। और उन्हीं के द्वारा यह गेसिंग क्वेश्चन है जो आगामी बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का 17 फरवरी से है, उसके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? यानी समाज का विभाजन, सामाजिक विभाजन का मतलब क्या, समाज का विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, जब लोग जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर अलग अलग समुदाय में बंटने लगते हैं, यानी जन्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर अलग अलग जब वो समुदायों में बंटने लगता है तब सामाजिक विभाजन कहलाता है। भारत में अगर बात करें तो सवर्णों और दलितों के बीच का जो अंतर है, जो स्वर्ण में और दलित में जो अंतर है, वह सामाजिक विभाजन का ही एक रूप है। याद रखिएगा, प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो जब लोग जन्म, भाषा, जाति तथा धर्म के आधार पर अलग अलग समुदाय में बंटने लगता है तो इसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो जब धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बंट जाना, धर्म के नाम पर कि हम इस धर्म का है और वो इस धर्म का है, तथा एक दूसरे के धर्म को लोगों को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा करना, ये नहीं कहना, ये करना कि भाई उसका धर्म बहुत ही खराब है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो और एक दूसरे के धर्म के लोगों को हम क्या करें, नफरत की भावना से देखें, द्वेष की भावना से देखें, तो इसे ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। तो क्या समझे कि धर्म के नाम पर विभिन्न या अलग अलग समूहों में बंट जाना तथा एक दूसरे के धर्म के लोगों को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा करना, द्वेष की भावना रखना, और अगर इस तरह का विकसित होता है तो इसे ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। इसका भयानक रूप तब दिखाई देता है जब हिंसा होती है या दंगा होती है या नरसंहार होता है। जब दंगा हुई या हिंसा हुआ या नरसंहार हुआ तो यही सांप्रदायिकता का एक अलग आधार बन जाता है, जहाँ एक भयानक रूप देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सांप्रदायिकता क्या है? तो धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बंट जाना और एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है कटाक्ष करना, घृणा करना, भावना करना, तो ये हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, माने प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ JMR स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि मैंने इसे अपनी भाषा में बनाने का काम किया है ताकि 10th के विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी समझ विकसित हो सके। प्रश्न है कि भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो अगर बात करें तो भारत की संसद में महिलाओं की स्थिति का जो प्रतिनिधित्व है, उनकी संख्या अगर बात करें तो विश्व के अन्य देशों की सांसदों की तुलना में बहुत ही कम है। यानी भारत की संसद में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है और विश्व के अन्य देशों की सांसद में कहीं ज़्यादा जो है वह कम है। जहां अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है संसद में वो 23% है, यूरोप में 25.2% है, दक्षिण एशिया में 15% है महिलाओं का प्रतिनिधित्व है संसद में। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत के लोकसभा में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो 14.3%, जो कि 78 सीट है। और ये 2019 का आंकड़ा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये 2019 का आंकड़ा है। 2011 में मात्र जो है, अगर बात करें 2009 में तो 2009 में मात्र 68 था, तो 58 थी। अब जो है 2000 जो अगर बात करें 14 में तो 68 था, और अब की बार जो है 2019 में जो है वह आपका 78 सीट हो गया है। तो इनमें इसमें भी अगर बात करें तो अधिकतम जो महिला सांसद है उनकी पृष्ठभूमि या तो राजनीति रही है, यानी जिनके माता पिता कभी ना कभी राजनीति में जुड़े हुए थे, वही महिलाएं जो है अभी भी वर्तमान में जो है वे संसद में पहुंच पाई हैं। और जो सामान्य महिलाएं हैं उनके लिए अभी भी विधायिका का दहलीज काफ़ी दूर है। तो अगर यह प्रश्न आए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है और पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अगर भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बताइए, तो कहेंगे कि भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है वह बहुत ही कम है। अगर अन्य देशों की तुलना करें, जैसे अमेरिका में 23% है महिला सांसदों की संख्या वहाँ की संसद में। अगर बात करें यूरोप में तो 23% है। अगर हम 25.2% जो है यूरोप में, अमेरिका में 23% है,
दक्षिण एशिया में बात करें तो 15% है, जबकि भारत में मात्र 14.3% है। और इसमें भी जो महिलाएं हैं, जो 14.3 में भी 78 जो महिलाएं हैं सांसद, अगर उनमें भी बात करें तो अधिकतर की जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है, यानी उनके माता पिता या पूर्वज कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति से जुड़े हुए थे। और जो हमारे देश की सामान्य महिलाएं हैं उनके लिए अभी भी संसद की जो दहलीज है वो कोसों दूर हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में महिला सांसदों के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही खराब है। 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो सत्ता को जब एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजन ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, सत्ता का एक स्थान पर केंद्रित न कर, माने किसी एक आदमी के हाथ में जो है सत्ता का केंद्र न करके विभिन्न स्तरों पर उसका विभाजन कर दिया जाए, तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में अगर बात करें तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन सत्ता का विकेंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। आप समझ सकते हो कि हमारे संविधान में 4 तरह का सूची है, लेकिन 3 सूची के तहत जो है राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे संघ सूची है, संघ सूची पर केवल और केवल जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और के जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों मिलजुल करके संघ और राज्य, यानी संघ को, केंद्र को भी अपनी शक्ति दिया गया है और राज्य को भी अपनी कुछ शक्तियां हैं। तो इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सत्ता का, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। नारी सशक्तिकरण माने नारी को सशक्त करना, यानी महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना जो सत्ता है या महत्व है उन चीज़ों को क्या करे, अपना सही स्थान जो है वह स्थापित कर सके। क्या कहेंगे कि महिलाओं को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके, तो इसे ही हम लोग नारी सशक्तिकरण कहते हैं। अगर बात करें तो भारत में पंचायतों व नगर पालिका में महिला का आरक्षण दे करके महिलाओं को उत्थान करने का, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं जो है वो इसमें आगे बढ़ने में नाकाम रही है, पीछे रही है। तो हालांकि भारत सरकार के द्वारा यह एक किया गया है ताकि महिलाओं को जो है पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन में उन लोगों के लिए एक आरक्षित सीट दिया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जो है वो चुन करके आई और अपनी जो है कहने का मतलब निर्णय जो है वो स्वयं ले सके। अतः नारी सशक्तिकरण इसी से हो सकता है कि महिला को जो है अपनी ज़िंदगी का फैसला स्वयं करने देना और ऐसा उस तरह से वह कोई कार्य करे ताकि उनका समाज में एक प्रतिष्ठावान बने और वो आगे बढ़े, तभी हमारी समाज जो है आगे विकसित हो सकती है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से पहले इतना ही 5 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 5 और प्रश्नों का चर्चा करेंगे। थैंक यू।